हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं द स्पीकिंग ट्री से एक बेहतरीन से आर्टिकल को, एट पीस विद लाइफ इसका टाइटल है। अब देखो, स्पीकिंग ट्री से जो आर्टिकल आप पढ़ते हो ना, इनकी थीम थोड़ी सी अलग होती है। इनकी थीम होती है फिलोसफिकल, गॉड पे बेस्ड होगी, मॉरलिटी पे, एथिक्स पे, भगवान पे। इस तरह की थीम के जो आर्टिकल्स हैं ये भी आपको पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने कसम नहीं खाई हुई है कि वो द हिंदू से ही आपको आरसी बना के देगा आपके पेपर के अंदर। इसलिए हर थोड़े दिन से मैं आपके सोर्सेज को चेंज करता रहता हूँ ताकि आप अपनी रीडिंग को मैच्योर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। आज का क्विज़ दिखा दें आपको, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। धांसू आर्टिकल है, धांसू क्विज़ है। क्लास के लास्ट में सोल्यूशन करवाऊँगा हर चीज़ का, ठीक है। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहे जी एट पीस विद लाइफ। देखिए, लाइफ का मतलब है जीवन, और एट पीस विद अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है, और इसका मतलब क्या है? किसी के साथ शांति से जीना या किसी के साथ शांति से रहना। अगर मैं एट पीस विद माई सर्कमस्टेंसेज हूँ तो मैं अपने हालात जो भी हैं उनमें शांति से जी रहा हूँ। अगर मैं एट पीस विद यू हूँ तो मैं आपके साथ शांति से जीने को तैयार हूँ। तो कह रहे जी एट पीस विद लाइफ होना है, ज़िंदगी को भी शांति से जीना है ना, पीस के साथ में जीना सबको आना चाहिए। अब ये फ्रेज बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, एट पीस विद। चलिए आर्टिकल की टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी लेट द पावर ऑफ लव टीच यू द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम द हार्ट। कह रहे जी लेट करो। देखो, सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब की बेस फॉर्म से, और जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए, लेट से, प्ले से, लाव से, सिंग से, ईट से, किल से, स्लीप से, तो इसका मतलब है आप किसी को या तो दे रहे हो ऑर्डर, और या फिर किसी को दे रहे हो कोई सजेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया वर्क हार्ड, तो ये आपके लिए सजेशन है, हार्ड वर्क करो। या किसी ने आपको बोल दिया, आपके पापा ने, ब्रिंग मी सम वाटर, तो इसका मतलब है आपको ऑर्डर मिला है पापा के लिए पानी लेके आओ। वैसे ही लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कह रहा है जी लेट करो यानी कि इजाज़त दो। और किसको? जो पावर है, जो ताकत है लव की यानी प्यार की। अच्छा, किस चीज़ की इजाज़त मिले इसको भाई? लेट करना है इसको टीच करने के लिए, सिखाने के लिए आप सभी को यानी यू को, इस आर्ट को, इस कला को, और जो कला है ऑपरेट करने की हार्ट के साथ। ऑपरेट का मतलब है काम करना, चीज़ों को, प्रोसेसेस को आगे बढ़ाना। हार्ट का मतलब है दिल। तो प्यार की जो ताकत है ना, उसको इजाज़त दो अपनी ज़िंदगी में कि आप सिखा सके वो आपको कि दिल से कैसे चलना है, हार्ट से कैसे ऑपरेट करना है। समझ में आ गया? चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर दिखेंगे। लेट आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पे गायब है, एक्चुअल में सब्जेक्ट है आपका यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा सब्जेक्ट होता है और इम्प्लिसिट होता है, हिडन होता है। भाई मैंने आपको बोला स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो, तो यू लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ही मेरे सामने खड़े हो और आप ही को मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मैं वर्क हार्ड, तो यू वर्क हार्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बोल देता हूँ वर्क हार्ड। यू अपने आप अंडरस्टूड है। वैसे ही इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, लेट उसकी वर्ब है। अब एक कूल सा आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाऊंगा यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन निकल जाएगी। कॉन्सेप्ट है लेट और अलाउ या परमिट का। देखिए, लेट का मतलब भी इजाज़त देना, अलाउ का मतलब भी इजाज़त देना, परमिट का मतलब भी है किसी को आज्ञा देना, इजाज़त देना। लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है? देखो, फ़र्क ये है कि लेट जो है ना, अपने बाद में जिस काम की इजाज़त दे रहे हो वो लेगा वर्ब की बेस फॉर्म में, और अलाउ और परमिट जो हैं वो अपने बाद में जिस काम की इजाज़त दे रहे हो लेंगे वर्ब की टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में। बीच में वो नाउन आ जाएगा जिसको भी इजाज़त मिल रही है जिस भी काम को करने की। अब इसको सेंटेंस के जरिए समझेंगे। द मैनेजमेंट डिड नॉट अलाउ द प्रोटेस्टर्स टू एंटर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। मैनेजमेंट ने अलाउ ही नहीं किया, मैनेजमेंट ने इजाज़त ही नहीं दी प्रोटेस्टर्स को कि वो एंटर करें, अंदर आ घुसें फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में, फैक्ट्री के बाउंड्री में। अलाउ वर्ब यूज़ हुई है ना, और जिसको इजाज़त मिली है, अलाउ किया गया है, उस नाउन को इसके बिल्कुल बाद में लिखा भी गया है। और देखो, जिस काम की इजाज़त मिली है, टू इन्फिनेटिव, टू एंटर के साथ में उस काम को लिखा गया है। समझ पा रहे हो ना? एक एक चीज़ बिल्कुल सही सेंटेंस है। किसी को इजाज़त देने के लिए अलाउ या परमिट, प्लस में वो नाउन जिसको इजाज़त मिली, प्लस में टू वर्ब की बेस फॉर्म है ना, टू इन्फिनेटिव। अब ये पहला सेंटेंस सही है। दूसरे सेंटेंस में हमने बोल दिया द मैनेजमेंट डिड नॉट परमिट द प्रोटेस्टर्स टू एंटर द फैक्ट्री प्रोमाइसेस।
ये भी सही है, अलाउ और परमिट तो एक जैसे ही चलते हैं। अब देखो तीसरा सेंटेंस, द मैनेजमेंट डिड नॉट लेट द प्रोटेस्टर्स टू एंटर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। गलत है। क्यों गलत है भाई? अलाउ परमिट तो टू इन्फिनेटिव लेते हैं, लेट जो है टू इन्फिनेटिव नहीं लेता। लेट के बाद में आती है वर्ब की बेस फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? बस इतना एंटर लिख दो, आपका सेंटेंस रेडी है। समझ में आ गई बात? चलो अब इस पर क्वेश्चन बनेगा आज के क्विज में। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, लेट जो वर्ब है इसकी V1 V2 V3 ज़रूर होती है, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनाया जाता। लेट वर्ब को अंग्रेजी में पैसिव में नहीं चेंज किया जाता। अगर आपको लेट वर्ब को पैसिव में डालना है ना, तो आप अलाउ या परमिट वर्ब को ही पैसिव में बनाएंगे। लेट को अलाउ में चेंज कर दो। मान लीजिए तीसरे सेंटेंस को आपको लिखना हो पैसिव में, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखने वाले हैं द मैनेजमेंट, या ऐसा बोलूँगा द प्रोटेस्टर्स वर नॉट अलाउड और परमिटेड टू एंटर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस बाय द मैनेजमेंट। राइट? क्या किया मैंने? अलाउ वर्ब को लेट और परमिट में चेंज कर दिया पैसिव बनाते हुए। क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि अंग्रेजी में लेट वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाता। चलो अब एक सेंटेंस सभी को दे रहा हूँ, द RBI कैन नॉट लेट इन्फ्लेशन टू राइज अबव 8%। सब लोग सही करके कमेंट्स में डालो, एक भी स्टूडेंट का मुझे गलत नहीं चाहिए। डालो, फिर मैं बता दूंगा गलत है सही है, वहीं चेक कर लेंगे अपने। चलो बढ़े आगे, जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारी वोकैब एक साथ देख लो ताकि छोटा सा आर्टिकल आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओ। साथ ही एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना क्लास को, अगर आपको लगता है ये कंटेंट वास्तव में आपके काम आ रहा है और कुछ नया मिलने की आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मिले आपको। अगर मिल रहा है तो सच में इसको लाइक दे के बताना। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और PO प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए आज ये 3 अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उन्हीं को देख लेना अपने को, रैंकर, पर्सपेक्टिव और सेंश्योर। रैंकर वर्ड आप देख चुके होंगे SSC के पेपर में, बैंकिंग पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये सिंगल वर्ड। रैंकर का मतलब होता है कड़वाहट, हेट्रेड, बिटरनेस, डिस्टेस्ट, किसी के लिए नफरत या समझ गए ना एनिमोसिटी। द रैंकर बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है, बिटरनेस है दो परिवारों के बीच में, उसने कीप किया है इन फैमिलीज़ को इस काम को करने से। कीप किसी काम को करने से करना मतलब किसी काम को करने से रोकना। तो इस कड़वाहट ने इनको कीप देम फ्रॉम किया है, इनको रोके रखा है बातचीत करने से एक दूसरे से कई डेकेड से, कई दशकों से। तो रैंकर वर्ड कड़वाहट को आप आर्टिकल में देखेंगे इसके सिनोनिम की फॉर्म में, जो कि है डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट भाई आपके मुंह में कड़वाहट आ रही है, बिटरनेस आ रही है, तो वो डिस्टेस्ट ही है ना, बुरा स्वाद ही है। रिजेंटमेंट, बिटरनेस, एनिमोसिटी, एक्रीमनी सब इसके सिनोनिम्स हैं। एडजेक्टिव फॉर्म होती है इसकी रैंकरस, कड़वाहट भरा। अगला वर्ड है अपने पास पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जी व्यू पॉइंट या नज़रिया, आपका सोचने या समझने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका आपका पर्सपेक्टिव कहलाता है। इसको माइंड सेट, परसेप्शन, आउटलुक, पैनोरमा सभी वर्ड से बताया जाता है। परसेप्शन और पर्सपेक्टिव दोनों ही वर्ड्स को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। दे ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन लोगों ने कोशिश किया प्रॉब्लम की तरफ देखने को एक नए नज़रिए से, एक नए व्यू पॉइंट से, एक नए माइंडसेट या पर्सपेक्टिव से। चलिए आज का लास्ट वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है वर्ब फॉर्म में किसी को क्रिटिसाइज़ करना, और नाउन फॉर्म में होता है हार्श क्रिटिसिज्म। वर्ब भी सेंश्योर, नाउन भी सेंश्योर। वर्ब फॉर्म में आलोचना करना, नाउन फॉर्म में आलोचना। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंश्योर सिंस द स्कैम केम टू लाइट। मिनिस्टर जो है वो सब्जेक्ट टू रहा है, अधीन रहा है बहुत कड़ी आलोचना के, जब से ये स्कैम केम टू लाइट हुआ, सबकी नज़रों में आया।
सेंसर को डिनाउंस, रिब्यूक, कंडेम, डिप्लोर, डिक्राई। देखो ये वर्ड्स बार बार आते हैं। जो बच्चा वीक में 1 दिन की क्लास ले रहा है या 2 दिन की ले रहा है, 5 दिन की मिस कर रहा है, उसके लिए याद करना बहुत मुश्किल है। शक्तिमान तो हो नहीं आप, एक बार पढ़ लोगे याद रह जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को देखोगे, रीड करोगे, तभी ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। वर्ड्स तो ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है ना। तो लाइन से 40 वर्ड रटना बंद कर दो, जो आप करते हो ना रोज़, 30 वर्ड याद करूँगा, 50 वर्ड, ऐसे नहीं होंगे। यहाँ पे सीखो, रीडिंग के अंदर पढ़ते पढ़ते उनको अप्लाई करो। रोज़ आधा 1 घंटा रीडिंग को दो, 1-1.5 महीने में वोकैब पे कमांड आ जाएगी। चलो, मन से देनी है रीडिंग भी, है ना। ये सारे वर्ड्स हो गए डिटेल में। आ जाओ आर्टिकल पे। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है और आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने चूज़ किया है ये आर्टिकल। पता क्या कह रहा है? अगर कोई आदमी आपसे आपके मुंह पे गलत बात बोले, आपकी कड़ी आलोचना करे समाज में, पब्लिक में, तो एक चीज़ मन में बिठा लेना कि जो आपका सोचने का तरीका है, ज़रूरी नहीं है कुदरत में हर आदमी का सोचने का तरीका वैसा ही हो। अगर उस आदमी की अंडरस्टैंडिंग अलग है आपकी हरकतों को लेकर के, अगर उस आदमी का सोचने का तरीका, माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है आप जैसा सोचते हो उससे, तो आपकी कंडेमनेशन, आपकी जो सेंसर है होना लाजमी है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। यही तरीका है प्यार से जीवन को जीने का। और ये चीज़ तभी दिमाग में बैठेगी जब आप हार्ट से सोचना शुरू करोगे, चीज़ों को ईगो पे लेना बंद करोगे। कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, दैट इज़ ए डायली डिफरेंट गेम, है ना। आपको कोई जलील कर रहा है, दैट इज़ डायली डिफरेंट गेम। लेकिन अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्टिव वे में आलोचना कर रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव वे में समझते हो ना, आपकी कमियों को, बुराइयों को आपको बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपको बुरा भी लग रहा हो, तो समझ लेना या तो इस इंसान की समझ मुझसे काफ़ी ज़्यादा है या मुझसे काफ़ी कम है। दोनों ही केस में इस आदमी को अधिकार है अपनी बात को रखने का। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। आज की टोन है सजेस्टिंग, आपको सजेस्ट कर रहा है, और साथ ही बोलते हैं राइचस टोन। सही और गलत के बीच का फैसला करवाने वाली टोन को राइचस टोन बोलते हैं। ये यही बता रहा है क्या सही है क्या गलत है। कह रहे जी, वन ऑफ द बुद्धास ब्यूटिफुल टीचिंग्स इज ता तथा, विच मीन्स टोटल एक्सेप्टेंस। कह रहे जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनकी जो ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं, बड़ी ही खूबसूरत उनकी जो लर्निंग्स हैं, जो उन्होंने सीख दी हैं, सबक दिए हैं, कह रहे उनमें से एक था, वन ऑफ दोज टीचिंग्स इज, और क्या था? अब शायद ये बुद्ध की लैंग्वेज में होगा, पाली लैंग्वेज में लिखा था उन्होंने शायद अपना लिटरेचर, तो ता तथा था, है ना। पता नहीं है पाली में क्या मतलब है इसका। कह रहा है जी पाली में तो पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन हिंदी में इसका ये मीनिंग है, अंग्रेजी में, विच मीन्स कि टोटल एक्सेप्टेंस आप में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब है चीज़ों को मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, समझ गए ना, चीज़ों को मान लेना कि ऐसा ही है ना। और टोटल मतलब पूरे तरीके से। सिंपल सेंटेंस, बुद्ध यही कहते हैं कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही मान लो, ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। वन आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, विच आपका सब्जेक्ट है, मीन्स इसकी वर्ब है। विच आया है ता तथा के लिए, ता तथा एक सिंगुलर फ्रेज है, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर रखा गया है, मीन्स लिखा है पीछे एस लगा के। अच्छा, वन ऑफ का फॉर्मूला जानते हो ना। देखो वन ऑफ लगेगा ना हमेशा एक प्लूरल नाउन के आगे। क्यों? मान लीजिए 5 चीज़ें होंगी, उन्हीं में से एक चीज़ निकाल पाओगे। अगर एक ही चीज़ है जी, उसमें से एक कैसे निकल जाएगा? वन ऑफ का मतलब होता है जी से में से एक। भाई बहुत सारी होंगी तभी एक निकलेगा ना। तो वन ऑफ के बाद लाजमी है कि आपको प्लूरल नाउन चाहिए, तो टीचिंग्स आपने लिखा हुआ है। अब देखो वन निकल आया बाहर और इसकी वर्ब दोगे सिंगुलर, तो वर्ब लगी हुई है सिंगुलर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखें। वन ऑफ के साथ में नाउन आएगा प्लूरल, वन ऑफ की आएगी वर्ब हमेशा सिंगुलर। कह रहे जी द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस डिसॉल्व्स आवर हार्ट। कह रहे जो एक्सेप्टेंस की पावर है, चीज़ों को मान लेने की जो ताकत है, उसके बाद जो ताकत हमें मिलती है, कह रहे जी वो डिसॉल्व कर देती है, वो वैनिश कर देती है, घोल देती है नमक में पानी की तरह, पानी में नमक की तरह। और किसको? हमारे हर्ट को, हमारी चोट को। आगे बात समझ में? कोई बात गलत कह रहा है आपसे, कंस्ट्रक्टिवली कह रहा है, आपको चोट लग रही है, एक्सेप्ट कर लो, 1 मिनट में चोट आपकी ख़त्म हो जाएगी। पार की वो है डिसॉल्व्स। डिसॉल्व का मतलब होता है घोल देना या घुल जाना किसी चीज़ का, जैसे नमक का पानी में या चीनी का पानी में ना, डिसॉल्व होना। कह रहे जी वी रेजिस्ट समथिंग एंड दिस रेजिस्टेंस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट इज़। कह रहे जी हम कोशिश करते हैं रजिस्ट करने की किसी चीज़ को। रजिस्ट करना, किसी चीज़ को प्रतिरोध करना, किसी चीज़ को अपोज करना। आप गरीब हैं पैसे से, आप गरीब हैं, धनवान नहीं है, और आप इस चीज़ को रजिस्ट कर रहे हैं अपने मन ही मन में कि मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। तो कह रहा है ये जो रेजिस्टेंस है ना, यही रेजिस्टेंस क्रिएट करती है एक कॉन्फ्लिक्ट को हमारे अंदर, एक उपद्रव को, एक लड़ाई को। और किस चीज़ के साथ? विद व्हाट इज़, जो है। व्हाट इज़ का मतलब है रियलिटी यानी हकीकत। तो हकीकत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मन में, क्योंकि हकीकत को हम रजिस्ट करते रहते हैं, मानने से मना करते रहते हैं। बदलने की ताकत रखो, लेकिन जो है वो बिल्कुल सच है। वी की वर्ब है रजिस्ट, वी की वर्ब है रजिस्ट, रेजिस्टेंस की वर्ब है क्रिएट्स,
वर्ड की वर्ब है इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी व्हेन समवन स्पीक्स अनप्लेजेंट वर्ड्स डोंट क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड। कह रहे जब भी कोई आदमी स्पीक करता है अनप्लेजेंट वर्ड्स को, ऐसे शब्दों को, ऐसे अल्फाजों को जो प्लेजेंट नहीं है, जो सुहावने नहीं है, जो सूटेबल या पैलेटेबल नहीं है आपके लिए, तो कह रहा है क्या होगा। कह रहा है जी मत क्रिएट करो एक कॉन्फ्लिक्ट को अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक नई जंग को पैदा मत करो। समवन की वर्ब है स्पीक्स, डोंट क्रिएट वर्ब है, सब्जेक्ट है यू। अब आप पूछोगे ये कैसे हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट क्रिएट समथिंग। नॉट ही तो लगा हुआ है साथ में, बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है, देखो डू से, डू प्लस में नॉट इज इक्वल टू डोंट, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू जो है ना अपने आप ही इम्प्लिसिट सब्जेक्ट है, वर्ब आपके सामने रखी हुई है। यू डोंट क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड। चलिए अनप्लेजेंट वो चीज़ होती है जो आपको अच्छी ना लगे, इसके लिए एक एडवांस वर्ड होता है अंग्रेजी में अनपैलेटेबल। ठीक है, आज ये वर्ड मैंने करवाया नहीं है लेकिन बहुत बार हो चुका है, अनपैलेटेबल, अनप्लेजेंट। कह रहे जी एक्सेप्ट दैट इट इज़ अदर्स परसेप्शन एंड अदर्स परसेप्शन नीड नॉट बी ट्रू। कह रहा है जी एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को कि ये जो बोला गया है ना ये दूसरों का परसेप्शन है, आपको लेकर के दूसरों का नज़रिया है, और दूसरों का नज़रिया जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, है ज़रूर, जो भी है वो अपने सामने है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको सच होना ही पड़े, हो सकता है वो गलत सोचते हो। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। यू सब्जेक्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सेप्ट इसकी वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, परसेप्शन नज़रिया, पर्सपेक्टिव, माइंडसेट, पैनोरमा, याद है ना नज़रिए के लिए, व्यू पॉइंट के लिए, परसेप्शन की वर्ब है नीड नॉट बी। अब देखो यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है लेकिन करवाऊंगा थोड़ा सा बाद में जाके, ये पूरा पैराग्राफ खत्म होना आपका जो है थोड़ा सा फ्लो बन जाए, लेकिन यहीं पे एक टीजर दे देता हूँ आपको मैं। ये नीड नॉट बी कौन सी स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में, हमने तो डज नॉट नीड सुना हुआ है, ही डज नॉट नीड टू डू दिस, परसेप्शंस डू नॉट नीड टू बी ट्रू, तो ये नीड नॉट बी, ये अजीब सी स्ट्रक्चर एक बार सोचो फिर मैं आपको करवा देता हूँ। आगे बढ़ो। कह रहे जी लर्न टू बी एट पीस विद वट इज़ एंड दैट इज़ पॉसिबल इफ़ यू टोटली एक्सेप्ट द अदर। कह रहे जी सीख लो एट पीस विद होना, सीख लो शांति से जीना, और किस चीज़ के साथ, वट इज़, जो चीज़ हकीकत है। और कह रहे ये तभी पॉसिबल है, दैट इज़ पॉसिबल, अगर आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं द अदर को, यानी कि दूसरे लोगों को। अदर यहाँ पे एडजेक्टिव है, द आगे लगा हुआ है, कॉमन जो है कॉमन प्लूरल नाउन बना रखा है, द अदर मतलब सभी दूसरे लोग। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, अगेन लर्न उसकी वर्ब है, एट पीस विद, इस फ्रेज़ को बार बार मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। वट की वर्ब है इज़, वट इज़ का मतलब है हकीकत, जो है मतलब वही हकीकत है। दैट की वर्ब है इज़, यू की वर्ब है एक्सेप्ट। आगे कह रहा है जी एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एंडोर्सिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू बट बीइंग एट पीस विद अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहे जो एक्सेप्टेंस है ना यहाँ पे, जो मान लेने का काम है, ये उस आदमी के जो आपकी आलोचना कर रहा हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स करने का काम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि उसके नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात को मान के, बल्कि ये है होना, बीइंग, होना, बिल्कुल पीस में, बिल्कुल शांति के साथ में दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए के साथ। मानो भले मत, लेकिन ये मत बोलो कि इसका नज़रिया ऐसा क्यों है, जैसा है वो उसका है, आपका अपना उसका अपना, है ना। एक्सेप्टेंस की वर्ब है इज़ नॉट एंडोर्सिंग, इज़ नॉट एंडोर्सिंग। एक्चुअल में यहाँ पे इज़ इसकी वर्ब है, एंडोर्सिंग जो है ना एक जीरंड है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं इसका मार्क कर दूँ सही से, सब्जेक्ट वर्ब। इज़ जो है ना वो आपकी वर्ब है और एंडोर्सिंग जो है जीरंड है। एक्सेप्टेंस इज़ गुड, एक्सेप्टेंस इज़ बैड, एक्सेप्टेंस इज़ नॉट बैड एंड एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एंडोर्सिंग। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो एंडोर्सिंग जो है एक जीरंड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एक्चुअल में कोई वर्ब नहीं है इस पूरे क्लोज के अंदर। अब एंडोर्स करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या किसी चीज़ को मान लेना, एम्ब्रेस करना, प्रमोट करना। और सपोर्ट करने से बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है इंग्लिश में, एक बार अपना दिमाग लगाओ अगर आपके दिमाग में आता है तो। किसी ख़राब चीज़ को जो आपके सामने हो रही है उसको आप इग्नोर कर दें, ना उसको सपोर्ट करें ना उसको अपोज करें, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए? देखिए जी, इसके लिए वर्ड इंग्लिश में कंडोन है ना। और इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम भी है, सुन देख करके अनदेखा करना, या टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। आपके सामने कुछ गलत काम हो रहा है लेकिन आप अपनी आंखों को अंधा करके बैठे हो, टर्न अ ब्लाइंड आई कर दिया है, उस चीज़ को आप जो है मानने से मना कर रहे हो।
है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहे जी इफ़ यू एक्सेप्ट हिज अनप्लेजेंट वर्ड्स विदाउट कंडेमनिंग हिम देन एन इनर अंडरस्टैंडिंग ओपन्स विद डीप अवेयरनेस। कह रहा है अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मान लेते हैं उस आदमी के ख़राब शब्दों को, अनप्लेजेंट वर्ड्स को, और कैसे, बिना उस आदमी को गाली बके, बिना उसको कंडेम किए, बिना उसकी आलोचना किए। कह रहा अगर आप में ये ताकत आ गई ना तो आपकी एक इनर अंडरस्टैंडिंग जो है ना, एक अंदरूनी समझ जो है वो खुलने लगती है बहुत ही गहरी सचेतना के साथ में, अवेयरनेस के साथ में। ठीक है ना। चलो यू की वो एक्सेप्ट, कंडेम करना, सेंश्योर करना, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, डिक्राई, है ना, एडमोनिश, सबका सब बताते हैं आपको, किसी को क्रिटिसाइज करने को कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब एक दो बचे हैं, फटाफट देख लो इनको। आगे कह रहा है इफ़ यू कंडेम हिम देन योर मेमोरीज ऑफ अनप्लेजेंटनेस एड देमसेल्व्स टू द प्रेजेंट अनप्लेजेंटनेस एंड योर पेन इंक्रीजेस। कह रहा है अगर उस बंदे को आप कंडेम कर दें, अगर आप उसकी आलोचना कर देते हैं तो फिर आपकी जो मेमोरीज हैं, जो यादें आप बनाते हैं, बुरी यादें, अनप्लेजेंटनेस की यादें, वो ऐड कर देती हैं अपने आप को, और किस में, प्रेजेंट अनप्लेजेंटनेस में। उस आदमी से आपका मूड ख़राब हुआ, फिर आपको पुराने जो चीज़ें जिनसे मूड ख़राब होता था वो भी आपके सामने आने लगेंगी। इस आदमी की कड़वाहट आपकी ज़िंदगी की कड़वाहट में और जो है इजाफा कर देगी। और क्या होगा, एंड योर पेन इंक्रीजेज, आपका दर्द ही बढ़ने वाला है। यू की वर्ब है कंडेम, मेमोरीज़ की वर्ब है ऐड, ऐड टू का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, पेन की वर्ब है इंक्रीजेस। चलो और आगे बढ़े। ये पेन पे मैंने आपको 2 दिन पहले एक वन वर्ड करवाया था। ऐसी दवाएं जो पेन को रिलीव करती हैं उनको किस वन वर्ड से बताया जाए। 2 ही दिन पहले करवाया है, 2 या 3 दिन देख लेना। एक तो पेन को रिलीव करने वाली दवाएं, और एक ऐसी दवाएं जो आपको नींद दिलाती हैं, जिनको लेने से आपको नींद आती है। तो दोनों के वन वर्ड्स कमेंट्स में अपडेट करो। चलो मैं भी इनके आंसर जो है कमेंट्स में डालूंगा, आप भी डालना, चेक करते हैं किसके कितने याद रहते हैं। कह रहे जी द डिससेटिस्फैक्शंस ऑफ द पास्ट विल क्रिएट डिस्टेस्ट टुवर्ड्स द प्रेजेंट लीडिंग टू द डिस्ट्रस्ट ऑफ द फ्यूचर। कह रहे जो डिससेटिस्फैक्शन है पास्ट का, जो आपके भूतकाल में जो आपकी चीज़ें डिससेटिस्फाई आपको करती हैं, है ना, जो आपके अंदर की, समझ गए ना। कह रहे वो क्रिएट करेगा डिस्टेस्ट को, बेस्वादेपने को, कड़वाहट को, बिटरनेस को, और किसकी तरफ, प्रेजेंट की तरफ, आपके वर्तमान की तरफ। और ये सारा काम होगा लीड टू करते हुए, ले जाते हुए डिस्ट्रस्ट की तरफ जो है फ्यूचर का। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सिनिसिज्म, किसी चीज़ के लिए स्केप्टिसिज्म, या मतलब किसी चीज़ पे विश्वास ही ना हो, आपको लगे मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है ना, तो डिस्ट्रस्ट ऑफ द फ्यूचर आपको मिलने लगेगा। सिंपल सेंटेंस है, पास्ट की चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं, प्रेजेंट की चीज़ों को ख़राब करके आप पास्ट की चीज़ों को और बुरा बना देते हैं, अपनी मेमोरीज़ को और ज़्यादा बिटर बना देते हैं, और इससे आपको अपना आने वाला फ्यूचर भी डिस्ट्रस्ट भरा लगता है, आपको विश्वास से यकीन नहीं होता कि मेरा फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। वो होगी इसकी विल क्रिएट। चलिए कह रहे जी लेट अस लर्न टू प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एट ऑल लेवल्स। कह रहे जी आओ सीखें, लेट अस लर्न। लेट यहाँ पे इजाज़त देने की बात कर रहा है, लर्न यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है, लेट के साथ आया है। कह रहे जी आओ सीखें, और क्या सीखें, कि हम कैसे प्रैक्टिस करें एक्सेप्टेंस को हर लेवल पे, हर स्तर पे। और वो कैसे होगा, लेट अस एक्सेप्ट आवर बॉडी एज इट इज़। कह रहे जी आओ एक्सेप्ट भी करें हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को जैसा वो है। बिटरनेस मत रखो किसी भी चीज़ को लेकर के, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा दिमाग ऐसा है, मेरे पैसे कम है ना, मेरे में ये कम है, वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ मत सोचो। एक्सेप्ट कर लो जो जैसा है और उसको इम्प्रूव करने पे काम करो। लेट यहाँ पे वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, इम्प्लिसिट है, लेट अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेता हुआ चल रहा है। कह रहे जी आउट ऑफ एक्सेप्टेंस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बॉडी। वही बात कह रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्टेंस से बाहर निकलने के बाद, आउट ऑफ एक्सेप्टेंस इम्प्रूव करो अपनी बॉडी की क्वालिटी को। दिखते कैसे भी हो लेकिन फिट तो हो ही सकते हो ना। कह रहे जी एक्सेप्ट द सराउंडिंग वर्ल्ड एज इट इज़ एंड आउट ऑफ दैट लर्न टू इम्प्रूव इट। एक्सेप्ट कर लो अपने आसपास की दुनिया को जैसी वो है, और कह रहा है उसमें से, आउट ऑफ दैट सीखो, लर्न करो कि कैसे मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। चलिए यू यहाँ भी सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट से पहले, यू यहाँ भी सब्जेक्ट है, लर्न से पहले, इट की वर्ब है इस। चलो आ जाओ लास्ट जो आपका पैराग्राफ है। कह रहा है जी डोंट बी अ विक्टिम ऑफ योर लॉजिक सेमीकोलम, लेट द पावर ऑफ लव टीच यू द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम द हार्ट। कह रहे हैं जी अपने लॉजिक के विक्टिम मत बन जाओ। मतलब क्या है इसका,
लॉजिक आपका दिमाग है, विक्टिम शिकार है, डोंट बी मतलब मत बनो। अपने दिमाग की सोच जो है उसके शिकार मत बन जाओ, अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ के अपने ही दिमाग में अपने आप को विक्टिम मत बना लो। कैसे? कह रहे जी पावर को जो है ना प्यार की इजाज़त दो, लेट करो कि वो आपको टीच करे और क्या कि ऑपरेट कैसे करना है हार्ट से, ज़िंदगी में आगे कैसे चलना है दिल से। और कह रहे जी एंड द हार्ट नोज हाउ टू एक्सेप्ट, और आपका हार्ट अच्छे से जानता है चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, यू सब्जेक्ट है अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस, डोंट बी, यू सब्जेक्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, वर्ब है लेट, हार्ट की वर्ब है नोज। बॉडी पार्ट्स के आगे हमेशा द लगेगा, द आई, द हार्ट, द ब्रेन, द चेस्ट, द नी, द रिस्ट, द बाइसेप, द ट्राइसेप, द बैक। कोई भी बॉडी पार्ट हो हमेशा ह्यूमन बॉडी पार्ट अपने आगे द को लेता है। कह रहा है जी वन विल नेवर नो द पोइट्री ऑफ लाइफ, द ग्लोरी ऑफ लाइफ एंड द ग्रैंड्योर ऑफ लाइफ इफ़ ही डज नॉट लर्न द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। कह रहे जी वन जो है ना, यानी कि कोई भी आदमी कभी भी नहीं नो करेगा, कभी भी नहीं सीख पाएगा, जान पाएगा लाइफ की पोइट्री को, जीवन जीने की जो जीवन की जो कविता है ना, कविता में जो जीवन है उसको कभी भी नो नहीं कर पाएगा, कभी वो नो नहीं कर पाएगा, जान नहीं पाएगा ग्लोरी को, चमक को जो है लाइफ की, लाइफ में कितनी ग्रेटनेस है, कितनी मैग्निफिसेंस है, कितनी ग्लोरी है। और ना ही वो ग्रैंड्योर समझ पाएगा, ग्रैंड्योर और ग्लोरी एक ही बात है, ग्रेटनेस मैग्निफिसेंस के सिनोनिम्स है। कह रहे कब? अगर वो आदमी सीख नहीं सकता आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्ट करने की कला को। सेंटेंस में एक टेक्निकल एरर है, बता देता हूँ कहाँ है। वन की वर्ब है विल नो, ही की वर्ब है डज नॉट लर्न। ग्लोरी ग्लैंड्योर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ग्रेटनेस है ना, दरिया दिली ग्रेटनेस के सिनोनिम्स हैं दोनों के दोनों। गलती ये है सेंटेंस में, यहाँ पे वन सब्जेक्ट है आपका और वन के लिए हमेशा वन ही लगाया जाता है। अगर पजेसिव भी लगाना है तो वन से ही लगाना है ना। याद होगा आपको, वन जो है हमेशा अपने लिए प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन ही लेगा, ना ही लगाओ, ना शी लगाओ, ना इट लगाओ। तो ये टेक्निकली यहाँ पे ही की जगह पे वन लगाना चाहिए। चलो अब एक कॉन्सेप्ट ऊपर छूट गया था, नीड नोट वाला, फटाफट करवा देते हैं आपको। देखो समझ में आ जाएगा अगर 5 मिनट ध्यान से समझोगे आप। बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे वीडियो चला लो आप जितनी चला सकते हो, मेरे ख्याल से घंटा भर लग जाता है लोगों को समझने में, 5 मिनट में समझा दूंगा। नीड जो है ना, नीड ये एक नहीं है, दो हैं। ये नीड जो है ना मेन वर्ब भी है जिसको अपने जनरली यूज़ करते हैं, और नीड जो है एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है, इसकी जुड़वा बहन है पहले वाले की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर जी सेंटेंस में नीड जो है ना, नीड वो कैसे बिहेव करेगी इस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। क्या वो मेन वर्ब थी, क्या वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब थी? अब पकड़े कैसे जी? बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये विल, वुड, शैल, शुड, कुड, मे, माइट उनकी तरह बिहेव करेगी। ये ना तो अपने पहले कोई अदर हेल्पिंग वर्ब लेगी और अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म के अलावा कुछ और नहीं लेगी। बात आई समझ में? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो ये मॉडल वर्ब बन के काम करेगी, अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेके बैठी होगी और अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दे तो फिर ये बन जाएगी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अगर ये फुलफिल ना कर पाए तो ये बन जाएगी मेन वर्ब। चलो अपने सेंटेंस को देखते हैं, इससे समझ में आएगा। शी डज़ नॉट नीड टू वर्क हार्ड, उसको ज़रूरत नहीं है हार्ड वर्क करने की। शी डज़ नॉट नीड टू वर्क हार्ड या वर्क सो हार्ड। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। कैसे पता लगा भैया? नीड के बाद में रखी हुई है टू इन्फिनेटिव और नीड से पहले रखी हुई है डज नाम की हेल्पिंग वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, टू इन्फिनेटिव भी आ गया, ना ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है ना ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, तो नीड मॉडल वर्ब नहीं है, नीड जो है मेन वर्ब है। पहले वाला रूप इसने धारा हुआ है। दो रूप है ना नीड के, या तो मॉडल है या ये है। जब ये नहीं है तो फिर ये हो गई। अब देखो इसी सेंटेंस को मैं इसकी मॉडल फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज करूँगा मैं? शी की जगह शी लिखूँगा, ठीक है। अब देखो ये डज जो है ना, डज, इसको मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अब मुझे इसको मॉडल बनाना है और इससे पहले की हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं रखनी है। तो मैं लिख देता हूँ नॉट, नीड को नीड लिख देता हूँ। अब टू वर्क को मुझे वर्ब की बेस फॉर्म में चेंज करना है। वर्ब की बेस फॉर्म क्या कहलाएगी? टू वर्क में से टू को निकाल दो और यहाँ लिख देता हूँ वर्क और लास्ट में लिख देता हूँ सो हार्ड। अब एक चीज़ और देख लेना, नीड जो है यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब बन चुकी है। नीड जो है अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन चुकी है और वर्क जो है ना यहाँ पे मेन वर्ब बन चुका है। क्या बन चुका है? मेन वर्ब बन चुका है। नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आता है, तो सर नॉट की पोजीशन को नीड के बाद में रख दो। ये बन गया सेंटेंस, शी नीड नॉट वर्क सो हार्ड। अब दोनों में से कौन सा सही है? सर दोनों सही हैं। फर्स्ट सेंटेंस में नीड मेन वर्ब है, सेकंड सेंटेंस में
सेकंड सेंटेंस में नीड हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक ही सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं। आगे बात समझ। अब ये भी जान लो कि ये दूसरा तरीका कब लगाना है। भैया अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तभी नीड को मॉडल हेल्पिंग वर्ब फॉर्म में चेंज किया जाए। मान लीजिए यहाँ पे नॉट ना लगा होता तो फिर आप लिखते शी नीड वर्क सो हार्ड। तो फिर जब नॉट ना लगा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तब इस मॉडल वाले पंगे में नहीं पड़ना है। मॉडल वाला एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, लगाने को लगा सकते हो, लेकिन तभी लगेगा जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे कि ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है अगला वाला। डज शी नीड टू गेट सो एंग्री, क्या उसको ज़रूरत है इतना गुस्सा करने की। डज ही नीड टू गेट सो एंग्री। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। नीड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। कैसे पता लगा, बाद में टू इन्फिनिटिव आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो समझ लो नीड एक इंटरोगेटिव जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब मैं बनाऊंगा इसको मॉडल। कैसे बनाऊंगा, देखो जी, मैं नीड को है ना, नीड को बना दूंगा हेल्पिंग वर्ब, डज की जगह पे ला के रख दूंगा। क्यों बना दूंगा, क्योंकि डज को तो निकालना पड़ेगा। नीड को मॉडल बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को तो निकालना पड़ेगा, और ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो शुरू में आ जाएगा। और यहाँ लिख दूंगा ही, ठीक है। टू गेट को लिख दूंगा गेट, क्या लिख दूंगा, गेट, और आगे लिख दूंगा सो एंग्री। समझ में आ गई बात। जिनको समझ में आया, मज़ा आया तो लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, सर इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे, है ना। कोशिश की है कि जो 4 घंटे में समझ में ना आए किताब पढ़ के, अगले 5 मिनट में, पिछले 5 मिनट में आप सीख गए। अब लास्ट वाला एक सेंटेंस दिखा रहा हूँ मैं, इस सेंटेंस को देख करके आपको पता लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। द स्टूडेंट नीड या डज नॉट नीड प्रिपेयर द नोट्स देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स को ज़रूरत है या स्टूडेंट को डज नॉट नीड ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीड नॉट कर देता हूँ, ठीक है, नीड नॉट। स्टूडेंट को नीड नॉट है या स्टूडेंट डज नॉट नीड है प्रिपेयर करना नोट्स को खुद ही जा करके। क्या लगाऊँ दोनों में से, पेपर का क्वेश्चन है, ये नीड नॉट लगाऊँ या डज नॉट नीड लगाऊँ, हेल्पिंग वर्ब लगाऊँ या मेन वर्ब लगाऊँ। बड़ा आसान है, वर्ब को देख लो, यहाँ लगी हुई है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म आता है मॉडल वर्ब के साथ, तो यहाँ पे नीड नॉट लिख दो। स्टूडेंट्स नीड नॉट प्रिपेयर द नोट्स देमसेल्व्स। समझ आ गई बात। नीड्स ही लाई सो मच, क्या ये सेंटेंस सही है, नीड्स ही लाई सो मच। देखो सिंटेक्स तो सही है, नीड आ रहा है शुरू में हेल्पिंग वर्ब बन के, लाई आ रही है वर्ब की बेस फॉर्म बन के, सेंटेंस में दूसरी कोई जो है हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रही। लेकिन गलती ये है कि नीड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है, नीड ही लिखना पड़ेगा। ही के हिसाब से नीड्स नहीं आएगा, इस केस में नीड ही लगेगा। ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कभी भी नीड्स नहीं होती, ठीक है, चाहे शी हो चाहे ही हो, हमेशा नीड रहेगी। चलिए यहीं रैप अप करेंगे सेशन को। लास्ट में कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जब समझाने लगे हैं तो फिर अच्छे से ही समझाएंगे ना। जिनको समझ में आया हो बताना, जिनको नहीं समझ में आया हो फिर किसी क्लास में करवा देंगे। बेसिक्स में ग्रामर प्लेलिस्ट में करवाया गया डिटेल में। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहे जी क्या ऑब्जेक्टिव लगता है ऑथर के मैसेज का। जो मैसेज है एज टू यानी कि रिगार्डिंग एक्सेप्ट कर लेने के दूसरों के क्रिटिसिज्म को बिना किसी कंडीशन के। तो क्या चाहता है ऑथर, क्यों हमसे एक्सेप्ट करवाना चाहता है सबकी जो है बुराइयों को। भाई हमारे जीवन, हम रिड्यूस कर सके बिटरनेस को हमारे माइंड में और हमारी आत्मा में, दूसरे के ख़राब शब्दों से डील करते हुए, इसलिए चाहता है ऑथर। या फिर हम फाइंड करें मोटिवेशन को बुरे वक्त का सामना करते हुए, क्रिटिसिज्म को सामना करते हुए। या फिर हमारा माइंड जो है इनडिफरेंट हो जाए, बेपरवाह हो जाए, नॉन चैलेंट हो जाए। एक ही बात है, बेपरवाह नॉन चैलेंट, दूसरे लोगों के लिए जो हमसे डिसएग्री होते हैं। या फिर ये चाहता है हमें मोटिवेट करना कि हम अपनी नेगेटिव इमेज को एक हेल्दी और पॉजिटिव इमेज में चेंज कर दें दूसरों के सामने। तो क्यों चाहता है ये हम दूसरों से वर्ड्स पे बुरा ना बोले, ना बुरा उनको माने। 11 क्वेश्चन है, कोशिश करो एक बार करने की। फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर डाल रहा हूँ, आंसर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड देखो, जो ट्रू मीनिंग है एक्सेप्ट करने का दूसरों की खराब परसेप्शन को जो हमारे लिए है, कह रहे जी उसका सही मीनिंग क्या है, उसका सही जो है मतलब क्या है। इसका सही मतलब है हार्श क्रिटिसिज्म को एक मन में बुरी भावना रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना, ग्रज रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना। या फिर हार्श क्रिटिसिज्म को दूसरे की ओपिनियन को समझते हुए एक्सेप्ट कर लेना। या फिर हार्श क्रिटिसिज्म को एक बदले की भावना रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना। वेंजेंस मतलब बदले की भावना, हार्बर मतलब अंदर छुपा के रखना। या फिर हार्श क्रिटिसिज्म को दूसरे के लिए बेपरवाह होते हुए एक्सेप्ट कर लेना। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, इनडिफरेंट, हार्बर, वेंजियंस, है ना, ग्रज। मीनिंग आपको बता दिया, आंसर निकाल लो। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल बहुत अच्छा है। आ जाओ थर्ड पे।
ऐसी चीज़ जो प्लेजेंट हो और एक्सेप्टेबल हो उसके लिए क्या वन वर्ड होता है, मैंने आपको करवाया था क्लास के दौरान। चौथे में एक एरर रखी हुई है, एरर आपको मिलेगी इस पार्ट में, अब ढूंढ लो, ढूंढ सको तो, ठीक है। इस पार्ट में नहीं, एक्चुअल में आपको एरर मिलेगी इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में ढूंढो जिन लोगों को मिल पाती है। 5वें में आपसे ईडियम पूछी है, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, इसका मीनिंग मैंने आपको करवा दिया, चाहे इसको वन वर्ड में बता दो, चाहे इसका पूरा मीनिंग लिख दो। 6 में आपसे पूछा है नीड और नीड्स में से क्या यूज़ किया जाए, देख लेना किस तरह की वर्ब यूज़ की गई है, उसी हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखे हैं, जाके चेक कर लो, आउट ऑफ 6 कितने मार्क मिले जरूर से बताना। समराइज कर सको, इसकी समरी लिख सको तो 3-4 सेंटेंसेज में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना, आपको क्या समझ में आया। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।